Fort Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about lesson 5th, nomadic empires. Our next topic and last topic is political activity of the Mongols after Genghis Khan. तो गंगिस खां के टाइम तो आपने पढ़ा है, उसके बाद क्या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ क्या क्या रही या अचीवमेंट्स क्या क्या रही, उनके जो आगे वंशज थे, जो डायनेस्टी चली आ रही थी, उनके सन्स ग्रैंड सन्स। तो गेंगिस खान डेथ इन 2027। तो गेंगिस खान ने क्या है, एक छोटे से कबीले से अपनी शुरुआत की थी और मंगोल अंपायर को काफ़ी बड़ा बना दिया था। और उनके टाइम में कोई क्या है, इस तरह की कोई क्रिटिकल सिचुएशन भी नहीं आई कि जो उसके अगेंस्ट हो, लेकिन उसके बाद जाने के बाद कुछ क्रिटिकल सिचुएशन। तो इसलिए मंगोल्स में जो गेंगिस खान है, उनकी डेथ के बाद के जो है उसको टू पार्ट्स में या टू फेजेस के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट फेज जो है 1236 to 42, यानी फर्स्ट पेज जो था वो क्या था 1236 से 1242 तक। इसके अंदर क्या है, मंगोल्स ऑब्टेन मेजर्स गेन्स इन द रशियन स्टेपी, बुल्गार के पोलैंड एंड हंगरी। क्या है, इसके दौरान क्या है, मंगोलों ने रूस के स्टेपी क्षेत्र को, बुल्सार को, कीव को, पोलैंड को, हंगरी को, मतलब वहाँ पर काफ़ी भारी सफलता थी, इन सभी को प्राप्त कर लिया था। इसके अंदर उनको कोई ज़्यादा डिफिकल्टी पैदा नहीं हुई। लेकिन जो सेकंड फेज आता है वहाँ पर उनको कई एरियाज उन्होंने जीते जरूर थे, लेकिन कई जगह उनको क्या है, हार का भी सामना करना पड़ा था। वो 1260 के बाद ही आता है। तो 1255 to 13 सेकेंड फेज। तो इसके अंदर क्या है, उन्होंने चाइना का एक काफ़ी बड़ा एरिया जीत लिया था, ईरान, इराक, सीरिया, इनको भी अपने अंदर मिला लिया था। लेकिन 60 के बाद क्या है, उनको काफ़ी कंडीशंस का सामना करना पड़ा। इन द डिसाइड आफ्टर द 1203 the Mongol military forces face certain hardships। तो यहाँ पर 1203 की जगह 1230 कीजिए आप। 1230 तक क्या है, मंगोल मिलिट्री को किसी तरह के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा था। बट द ओरिजिनल इम्प्यूट्स ऑफ द कंपेन्स कुड नॉट टू सस्टेन द वेस्ट आफ्टर। तो मेनली जो वेस्ट के अंदर है वो 1260 के बाद क्या है, वहाँ पर कंडीशन जो थी वो ख़राब होने लगी थी। इसके अंदर क्या है, उन्होंने यूरोप है, मिस्र है, उनको जीतने के बाद क्या है, हंगरी के जब वो स्टेपी एरिया के अंदर क्या है, वो जब एंट्री करते हैं तो उनको क्या है, हार का सामना करना पड़ता है, पराजय का सामना करना पड़ता है, और वहीं से उनकी राजनीति का एक नया उदय होता है। तो इसको भी टू फेजेज में आगे क्या है, जो राजनीति का नया उदय होता है उसको टू फेजेज के अंदर डिवाइड कर लिया। अब उनकी पराजय होती क्यों है, रीजन्स क्या है, उन रीजन्स उनका मेन रीज़न यही था कि उनकी फैमिली के अंदर आपस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं। जो क्या है, गंगिस खां की डेथ के पश्चात उसके पुत्र है वो आपस में, यानी उसके सन्स है, जो 4 सन्स आपको उलूज के अंदर बताए गए थे, अलग अलग बांट दिए गए थे, उनकी आपस में ही क्या है, लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती है। तो फर्स्ट टाइम क्या है, जो आपको बताया था गोची, और वो क्या है, ओगोदाई के उत्तराधिकारी, जिसको मतलब अपना उत्तराधिकारी माना था, महान खान की क्या है उपाधि भी दी गई थी, वो उसके एकजुट होकर के काम करते हैं। और सभी जब तक एकजुट रहते हैं तो पहला फेज अच्छा चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे क्या है, उन उत्तराधिकारियों के बीच में आपस में क्या मनमुटाव पैदा होता है, तो वो आपस में क्या है, लड़ाइयाँ शुरू कर, जैसे कि क्या है 50 के बाद ही जो चीज जो थे, उन्होंने अगवायु वंशों को क्या कमजोर करना शुरू कर दिया। उसका सबसे छोटा पुत्र था तोलोई। उसके बाद भी क्या है, ईरान में उसके विरुद्ध अनेक अभियान चला दिए गए थे। 1260 है, उसमें भी क्या है, कुछ तोलोई के वंशज थे, उन्होंने चीन का जो एरिया था वो जो मतलब दूसरे के अंडर में आ रहा था उसको छीनना स्टार्ट कर दिया था। यानी इस तरह से छोटी छोटी सैनिक टुकड़ियों के माध्यम से या अन्य माध्यम से क्या है, जो बढ़ा हुआ एरिया है उसको क्या है, चेंज करने की क्या है, कोशिश की गई थी। मैं एक मैप के द्वारा बताता हूँ आपको। मैप दिया गया लास्ट के अंदर, या आपकी बुक्स में, एनसीईआरटी की बुक में ही इंग्लिश में भी हो सकता है। तो इसमें क्या है, जो रेड रो है, ये रेड रो क्या है, जब गंगिस का क्या थे, जब गंगिस खां क्या है के अंडर में एम्पायर था, तो ये रेड रो यहाँ तक उसका एरिया फैला हुआ था, मतलब इधर से इधर गए, ये ज़्यादातर उनका एरिया था। लेकिन उनकी डेथ के बाद 1259 के पश्चात मंगोल अभियान से क्या है, जो मेनली क्या है, गंगिस खान ने क्या है, जो सिलक रूट माना जाता है, हमारे सिलक रूट आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ, कंप्लीट सिलक रूट के बारे में, इसको क्या है, गंगिस खान ने काफ़ी बढ़ाया भी है। तो 1215 के बाद जब उसके सन्स और ग्रैंड सन्स आए, तो उन्होंने क्या इन एरिया को बढ़ा दिया था। ये गोल्डन हार्ड्स की तरफ लेकर के गए थे, मास्को की तरफ जा चुके थे, यहाँ K2 यानी कराकोरम
जो है वहाँ तक आ चुके थे, और यहाँ चीन के लास्ट सिरे तक क्या है, और तिब्बत तक क्या है, इस व्यापार को क्या है काफ़ी बढ़ाया गया। तो जो सिर्फ पहले क्या था, सिर्फ चाइना तक ही सीमित होता था, और इसमें ट्रेड में भी काफ़ी फायदा हुआ। तो सिल्क रूट के ऊपर अनेक तरह के टैक्स लगाए जाते थे। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि सिल्क रूट के ऊपर ज़्यादातर राजा क्यों कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि ज़्यादातर जो व्यापार होता था उसमें समुद्री मार्ग से तो कम होता था, तो घोड़ों या ऊँटों के माध्यम से क्या है यहीं से व्यापार होता था। जो ट्रेड के लिए क्या है एक तरह के टैक्सी लगाए जाते थे, और किससे, जो डाकू वगैरह होते थे, जो लुटेरे वगैरह, उनसे बचाने के लिए। तो इसलिए क्या है इस सिल्क रूट को अपने अंडर में किया जाता था, ताकि उनसे टैक्सी लिए जा सके और जो उनकी इनकम की सोर्स है उनको बढ़ाया जा सके। तो इस तरह से क्या है उनकी पॉलिटिकल अचीवमेंट रही। मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूंगा, उसमें इसके 2 पार्ट्स की क्या है डिटेल्स भी आपको मिल जाएगी। तो अब था मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ये तो पॉलिटिकल अचीवमेंट थी। अब मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, वैसे तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उलूस वगैरह के बारे में बताया है, फिर भी चंगेज खान ने क्या है अपनी सेना को अपनी मिलिट्री को एक नया रूप दे दिया था। एक मतलब प्लान करके क्या है योजना बनाई उन्होंने। जो पुरानी पत्ती चली आ रही थी डेसिमल सिस्टम की, उसको ख़त्म कर दिया। अब उसने क्या है 10 की, 100 की, 1000 की, इस तरह से क्या अलग अलग क्या है जो यूनिट्स बना दी थी मिलिट्री की। तो उन न्यू यूनिट्स को क्या है नोयान का नाम दिया गया। अब जो पुरानी थी उनको क्या है, कल बताया था आपको, पुरानी यूनिट्स थी उनको तामा का नाम दिया गया। पुरानी जो टुकड़ियां थी मिलिट्री की, ग्रुप्स थे, उनको तामा का नाम दिया जाता था, और वो तामा क्या थे उनके 4 पुत्रों के अंडर में थी। अब ये नियोन भी क्या है उनके पुत्रों के अंडर में थी, लेकिन ये न्यू मिलिट्री ग्रुप्स थे। तो आपको नियोन और क्या है तामा में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इस तरह से क्या है ये उन्होंने अपने जो मिलिट्री के जो ट्रूप्स थे उनको ऑर्गेनाइज कर दिया गया था। अनेक तरह के क्या है वहाँ पर पद बना दिए गए थे अलग अलग से। तो इस तरह से उन्होंने क्या अपनी मिलिट्री को अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज किया, जिसके कारण उसको काफ़ी सक्सेस भी मिली। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इन ट्रेड एंड कम्युनिकेशन। उसका कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा था संसार, यानी उसके जो घुड़सवार थे काफ़ी दूर दूर तक अपनी बातें रख करके आते थे, और कम्युनिकेशन बढ़िया होने का एक रीजन भी था जो आपको क्यूकुर टैक्स के बारे में था। क्यूकुर टैक्स था क्या था, गेंगिस खान ने स्टार्टिंग में लगा दिया था। इसका मतलब था कि जो भी नोमैडिक अंपायर के अंदर आएगा वो उनको अपने एनिमल, जितने भी वो एनिमल रखता है, मेनली हॉर्सेज और साथ में जितने भी अदर्स हैं, सबका 10% किसको देगा, गेंगिस खान को देगा। यानी उसकी मिलिट्री के अंदर दे दिए जाएंगे। अगर हॉर्सेज वगैरह है, अगर दूसरे एनिमल है, तो उसके क्या है एम्पायर के अंदर सौंप दिए जाएंगे। तो 10% जितना भी नोमैडिक एम्पायर था वहाँ से 10% एनिमल्स लिए जाते थे, जिससे क्या है घोड़े वगैरह की संख्या उसकी मिलिट्री में बढ़ के करने के कारण कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छा हुआ। अब ट्रेड की बात आती है। ट्रेड क्या है, सिल्क रूट पर क्या था उनका, सिल्क रूट पर उन्होंने क्या अपना कब्जा किया होता, मतलब कंप्लीटली सिल्क रूट जो पहले एक छोटे से मंगोलिया से लेकर के क्या फैला हुआ था, वो क्या है अब काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ था। गोल्डन हेरिटेज के नाम भी दे सकते हो, बुखारा, ताजिकिस्तान, मतलब चीन को छोड़ करके काफ़ी एरियाज तक ये फैल चुका था। तो इसके अंदर क्या है जो 2 चीज़ें लोग मानते थे, फैसियन जो फारसी थे वो उसको फेजा बोलते थे, और जो मंगोल थे वो इसको गैरगिज बोलते थे। तो इन्होंने क्या है इन चीज़ों के लिए क्या है एक टैक्स निर्धारण किया जिसका नाम था बाज टैक्स। बाज टैक्स का मतलब था कि इन्होंने क्या है किसकी शरण ले रखी है, गेंगिस खान की शरण ले रखी है। तो कोई भी क्या है लुटेरा वगैरह उनसे क्या है सामान नहीं छीन सकता था, और वो क्या है अपना सामान वगैरह लेकर के अपना ट्रेड क्या है अच्छी तरह से कर सकते थे और बाज टैक्स देते थे। तो इस कारण क्या उन्होंने ट्रेड को भी काफ़ी बढ़ा दिया। नेक्स्ट है आपका यासा। तो यासा क्या था, यासा वैसे तो क्या है उन्होंने 1206 से स्टार्ट किया था, लेकिन इसको ज़्यादा स्कैरिफाई किया गया था यासा को, वो आपको 13th सेंचुरी के अंदर मिलेगा। तो डेविड एलियन ने क्या है इसको स्कैरिफाई किया था। इसका मतलब था कि जो मंगोल्स थे उनकी पॉलिटिकल डोमेन्स वगैरह के बारे में इसमें बताया गया। तो इसके द्वारा क्या है वो जहाँ पर भी जाते थे, एक आपकी एनसीईआरटी की बुक में स्टोरी दी गई है कि वो एक क्या है जब चाइना के अंदर किसी एरिया को जीत करके जाते हैं तो वहाँ मुसलमानों जो बड़े बड़े अमीर मुसलमान थे तो उनको वहाँ एक उत्सव के अंदर बुलाया गया और उनकी बेइज्जती वगैरह की गई थी, और वहीं से यासा की स्टार्ट हुई। और यासा का मतलब कहा गया था कि उनको अपना जो छिपा हुआ सारा का सारा धन है वो क्या है गेंगिस खान को सौंपना होगा, यानी इसको सौंपना होगा। तो वहीं से एक ये क्या है ला बनाया, इसको एक स्केर्ड ला बोलते हैं, यानी कि जो गेंगिस की एफिनिटी को क्या करेंगे एक्सेप्ट करेंगे, यानी वो सारे के सारे जो भी उनके पास है वो सारा का सारा गेंगिस खान का है, यानी उसकी एफिनिटी को वो क्या कर लेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे और कोई भी उनसे बाहर नहीं है, यानी
वो उसी के अंडर में काम करेंगे। तो यासा वाज वेरी पावरफुल आइडियोलॉजी, ये एक मतलब ये कह सकते हैं कि एक आइडियोलॉजी थी, ठीक है, एक बहुत ही शक्तिशाली आइडियोलॉजी थी जो क्या है गेंगिस खान द्वारा स्टार्ट की गई, जिसमें उसने क्या है ग्रेट रोल किया क्या करने में, मंगोल को यूनिवर्सल डोमेन बनाने के अंदर। तो ये यासा के बारे में भी 2 मार्क्स में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। अब आपको पूरे का क्या है कंक्लूजन देना है, रोल ऑफ गेंगिस का एंड मंगोल इन द वर्ल्ड। तो इसमें आप दे सकते हो, इसमें आपके स्टार्टिंग में ये भी बताना कि वो एक काफ़ी क्रूल भी था। आपका एग्जाम्पल भी दे रखा है एनसीईआरटी की बुक में, जैसे ही उन्होंने क्या निसापुर के ऊपर कब्जा किया तो वहाँ पर लगभग क्या कहा जाता है कि 17 लाख 16 लाख के आसपास लोगों को मारे, मतलब एक वहाँ प्रिंस की क्या है कि मतलब मर्डर कर दिया जाता है। तो उसके बदले में उसने कहा कि निसापुर में किसी भी लिविंग थिंग्स को नहीं छोड़ना है। तो यहाँ तक कि क्या है ह्यूमन बींग के साथ साथ में एनिमल्स वगैरह यानी कुत्ते बिल्ली वगैरह को भी मार दिया गया था। तो इसलिए कहा जाता है। तो अनेक आपको वार के एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, जिसमें किसी में 17 लाख किसी में 18 लाख। तो इतना क्रूर था कि जहाँ भी जाता था काफ़ी बड़ी मात्रा में लोगों की डेथ की जाती थी वहाँ पे। लेकिन साथ में ही क्या है मंगोल्स, उन्होंने क्या है मंगोल्स एम्पायर खड़ा कर दिया था, मंगोलों को इकट्ठा कर दिया गया था। उनको चाइना की जो डायनेस्टी के अंदर मंगोल्स को स्थापित किया गया वो इनके द्वारा किया गया। वर्ल्ड के अंदर पहली वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर क्या है पहली बार क्या है इतनी बड़ी डायनेस्टी स्थापित हुई थी जिन्होंने क्या है मिलिट्री अचीवमेंट प्राप्त किए, पॉलिटिकल अचीवमेंट प्राप्त किए। तो इसलिए आप इसके अंदर अपने व्यूज़ भी आप डाल सकते हो। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।